अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो इमिग्रेशन टॉपिक है जिस पे मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 9th ऑफ अप्रैल से जो चेंजेस आ रही हैं, मैं उस पर जो है आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। और इसके अलावा ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से ये जो इस वक्त मार्केट में बहुत गर्दिश और बहुत सी चीज़ें जो हैं, पैनिक मैं समझता हूँ एक तरह का फैलाया जा रहा है। बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि शायद वकील नहीं हैं, लेकिन वो जो है इस तरह की खबरें दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन जो है वो हो रही है। चलिए, पहला तो आज मैंने एक शॉर्ट सी एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि हाउ मनी पीपल कम टू यूके फॉर वर्क एंड स्टडी जो है। सो उसकी जो है बड़ा एक मैं समझता हूँ ये बड़ा एक एस्टॉनिशिंग किस्म का, बड़ा एक स्टनिंग किस्म का ये एक फिगर जो है रिवील हुआ है, जो मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था। और उसमें जो ऑफिशियल फिगर जो आया है उसमें ये है 7,28,728 जो है लोग जून 2024 तक जो थे वो यूके में आए हैं। टू टाइप के वीज़ाज़ के ऊपर, स्किल्ड वर्कर वीज़ा और स्टडी वीज़ा के ऊपर। सो अब देखना ये होगा कि ये जो 7.5 लाख लोग जो आए हैं यहाँ पे, वो अब कहाँ पे हैं, कितने % लोगों ने जो है अपनी स्टडी को मुकम्मल किया और वो पीएसडब्ल्यू लिया, और वो पीएसडब्ल्यू लेने के बाद जो है क्या वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर मूव कर गए, स्विच कर गए, या वो लोग भी जो हैं असाइलम क्लेम्स या ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की तरफ आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद कितने % लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा, हेल्थ केयर का वीज़ा या इस तरह के वीज़ाज़ पे लोग आए। अच्छा, इसमें सीजनल वर्कर वीज़ा की हम बात नहीं कर रहे हैं। और जो चैरिटी वर्कर वीज़ाज़ हैं उस पर भी बात नहीं है, उसका भी कितना फिगर होगा ये अभी तक जो है एग्जैक्ट उसकी कोई अपडेट्स जो हैं वो रिवील नहीं हुई हैं। लेकिन ये 7.5 लाख का जो तादाद है, उनमें से कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, ये होम ऑफिस जो है उसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये जो रूल्स में चेंजेस आ रही हैं, शायद उसकी एक बेसिक वजह यही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं जी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल जो है होल्डिंग स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो था क्लेमिंग असाइलम इन द यूके जो है, ये एक पॉइंट जो है ये भी होम ऑफिस की तरफ से जो है ये आया है कि वो लोग जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है होल्ड कर रहे हैं इस वक्त, जो कि यूके के अंदर हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे, और इसके अलावा जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, चाहे इसमें शेफ़ का वीज़ा है, आईटी का वीज़ा है, एनी काइंड ऑफ वीज़ाज़ जो हैं वो जो लोग आए हैं, और उसमें होम ऑफिस ने ये कहा है कि वो वीज़ा जो है लोग आके असाइलम क्लेम कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो इस तरह की सिचुएशन जब होती है, जब लोग इस तरह के वीज़ाज़ पे आके असाइलम क्लेम करते हैं, तो क्या उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कितनी का डैमेज होती है, या उनकी कितनी का क्रेडिबिलिटी होती है कि होम ऑफिस जो है वो आपका असाइलम जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इस यही एक वजह है कि जिसकी वजह से लोग जो असाइलम क्लेम कर रहे हैं और जिनका जेन्युइन असाइलम भी होता है, शायद उनको भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि एक 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 एक, एक साइकी एक है, एक कॉमन सेंस ये काम करती है कि एक शख्स जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया, उसने कहा जी मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, उसके बाद वो पीएसडब्ल्यू पे आ गया, पीएसडब्ल्यू के बाद अचानक जो है वो असाइलम क्लेम कर देता है। सेम ऐसे ही एक शख्स स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया, और जो ही उसने देखा कि उसके घंटे नहीं चल रहे हैं, उसको आवर्स नहीं मिल रहे हैं, या कंपनी का लाइसेंस कर्टेल हो गया, या उसका अपना 60 डेज़ का नोटिस आ गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो असाइलम क्लेम कर लेता है। तो क्या इस तरह के जो क्रेडिबल केसेस नहीं हैं उसमें होम ऑफिस जो है वो असाइलम एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, अब इसका अगर हम फिगर की एक और बात करते हैं, सो जो होम ऑफिस का एक्चुअल प्लान था कि हमने जो है इतने वीज़ाज़ जो हैं वो इशू करने हैं, वो था जी 3,60,000 जो है 360,000 वीज़ाज़ का जो था उनका टारगेट था कि हम इशू करेंगे। लेकिन
इसको अनफॉर्चुनेट कह लीजिए या इसको फॉर्चुनेट कह लीजिए, जो आपका मन करे आप कह सकते हैं। लेकिन 931,000 जो है, 9,31,000 जो है, 931,000 जो है वीज़ाज जो थे वो इशू किए गए। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जिस वक्त अपनी कोई एप्लीकेशन इस वक्त फ़ाइल करते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमने फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल की, तो क्यों जी वो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। हमने ह्यूमन राइट्स का क्लेम फ़ाइल किया, उन्होंने क्यों हमारा क्लेम को रिफ्यूज़ कर दिया। हमने असाइलम किया, उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। उसकी वजह ही यही है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज होती दिखाई देती क्या है, बिल्कुल वो डैमेज हो रही होती है कि एक शख्स जो है वो अपनी जो वीज़ा के जो उसके एलिमेंट्स थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, और शॉर्टकट ये है, शॉर्ट रास्ता ये है कि वो असाइलम क्लेम कर देता है। मैं जब बहुत से लोगों के साथ जब एडवाइस सेशन होता है या उनसे बात होती है, मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि आप असाइलम क्लेम मत करें। असाइलम इज़ नॉट अ राइट चॉइस फॉर यू। लेकिन क्या है, लोग जो हैं वो बास का मतलब मैंने जितनी भी वीडियोस आप पुरानी देखेंगी, मैंने हमेशा डिस्करेज किया है इस तरह की चीज़ों को। और ये जो ईयू सेटलमेंट के स्कैम आजकल चल रहे हैं, लेकिन क्या करें, लोग बाज नहीं आते। लोग कहते हैं जी हमने तो ईयू सेटलमेंट का फलां, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। ये जो चीटर टाइप लोग हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं, वो कन्विंस पता नहीं किस तरीके से कर लेते हैं, और आप लोग भी जो है वो कन्विंस हो जाते हैं। वो है ना कि जब तक लालची जिंदा है, धोखेबाज जो है वो भूखा नहीं मरता। सो आप लोगों को लालच ये होती है कि जी कि आपको सब्ज़ बाग देखना होता है, आप ग्रीन गार्डन ही देखना चाह रहे होते हैं। जब कोई मेरे जैसा शरीफ आदमी, कह लीजिए, शरीफ तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहूँगा अपने आप को, कि मैं जब आपको ट्रांसपेरेंट बात करता हूँ, जब मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बात करता हूँ कि भाई आप इमिग्रेशन बेल पे हैं, आप जो मर्जी जेड़ी ਤੁਹਾਡਾ दिल करता चीज़ रगड़ लो। अब आप चाहे रगड़ने से नेगेटिव मतलब ना ले जाइएगा, मैं वो अलादीन के चिराग रगड़ने की बात कर रहा हूँ। कहीं आप कहें कि जी कि पता नहीं केड़ी शै सानू रगड़न का कहता है। आप अलादीन का चिराग भी रगड़ेंगे तो आप अगर इमिग्रेशन बेल के ऊपर हैं तो वो आपको आपका वीज़ा जो है किसी और वीज़ा में स्विचिंग जो है वो अलाउ नहीं करते। लेकिन मैं जब कहता हूँ, फिर वो बाज़ का दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी तो फ़लाँ से बात हुई, उसने कहा जी कि हम तो जो है वीज़ा स्विच आपका हो जाएगा। फिर मैं हुण की कर सकदा जी, तुहाडा जिथों हुंदा तुसीं करवा लो। मैं तो जो कानून है वही बता रहा हूँ। मैं भी वही काम करूँ कि जी हाँ जी लियाओ जी, मैनू भी फीस दो, तो मैं भी आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल करूँ, रिफ्यूज़ल आ जाए, मैं कहूँ जी मैं क्या करूँ। सो लेकिन लोग क्या है, लोगों को सच जो है वो बड़ा अजीब सा लोगों में, मैं समझता हूँ कि लोगों में हिम्मत नहीं है सच सुनने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनने की। उनको लगी लपटी बातें सुनने की आदत है। आप लोगों को तरीके से चक्करबाजी करके बात सुनाई जाए वो आप लोगों को समझ आती है, जो मेरा टेम्परामेंट है नहीं। लेकिन आप लोग बाज नहीं आते अपने लिए, खुदा के लिए। अगर आप लोग फैमिली वाले बाज काट होते हैं, लेकिन पीछे फैमिलियों को पैसे भेजने होते हैं, आप लोगों के अपने भी मसले मसाइल होते हैं। प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके, चाहे वो रास्ता आपको घुटन दिखाई देता है, वो कहते हैं ना घुटन वाला दिखाई देता है, वो उसमें मंजिल नहीं भी दिखाई दे रही होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी कि आप गलत ट्रैक के ऊपर जाके अपना मज़ीद लॉस आप करें जी। अच्छा, अब आते हैं जी 9 अप्रैल के चेंजेस की तरफ, जो है कि ये जो 9 अप्रैल का चेंज है, इसमें एक तो न्यू वीज़ा की बात हो रही है, सेकंड इसमें वीज़ा स्विचिंग की बात हो रही है। किसी भी वीज़ा से जब आप उस वीज़ा पे स्विच करेंगे 9 अप्रैल के बाद, सबसे जो बड़ा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये आया है, उसको डायरेक्टली नहीं कहा गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल जो कॉस इशू होना और जो इंटरनेशनल वीज़ाज़ इश्यूज़ होने के हवाले से जो है ये ख़ासा सख्ती होगी, और उसमें शायद जो है वो आसानी से वीज़ा आम आदमी को शायद इशू ना हो। हाँ, एक पढ़ा लिखा बंदा है, एक जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको स्टिल वीज़े मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए बात हो रही है। मैंने एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, मुझे पता है कि मैं अपनी रियल सिस्टर को या मैं भाई को, माँ को, बाप को मैं उस वीज़ा पे नहीं ला सकता। मैं अब यहाँ पे ट्रिकी गेम करता था, मैं अपनी सिस्टर को नहीं ला सकता स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर। मैं अपने बहनोई का जो था
वो कॉस इशू कर देता था। बहनोई साहब ने आके फिर अपनी वाइफ को जो है वो एज अ डिपेंडेंट, सो ये सारे ट्रिक जो थे वो होम ऑफिस को सारे समझ आ गए हैं। सो दैट्स द रीज़न कि अब वो आसानी से उसको भी नहीं काबू में आपके नहीं आएंगे अब वो। अच्छा, फिर उसमें होम ऑफिस ने ये कहा है कि मस्ट का वर्ड आ गया है कि जो एम्प्लॉयर आपका होगा यूके में वो पहले तो सेटिस्फाई करेगा होम ऑफिस को। इसका मतलब है टेक्निकली तौर पे एम्प्लॉयर जो है उसका भी इंटरव्यू कॉल होगा। एम्प्लॉयर का इंटरव्यू कॉल होगा, एम्प्लॉयर मस्ट सेटिस्फाई करेगा कि मैं ये एक जॉब है, मैं ये फ़लाँ बंदे को जो है मुंबई से, इंडिया से, जलंधर से क्यों लूँ, मैं क्यों रखना चाहता हूँ, मैं ये फ़लाँ शख्स को पाकिस्तान से जॉब पे क्यों रखना चाहता हूँ, ये फ़लाँ बंदा जो है आउटसाइड दी कंट्री नेपाल में है या जहाँ पे भी है मैं इसको क्यों रखना चाहता हूँ, मैं यूके से मुझे क्यों नहीं बंदा मिल रहा। यहाँ पे होम ऑफिस आपसे ये कहेगा, यूके में लोग पीएसडब्ल्यू करके बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही। यूके में यहाँ पे लोग जो हैं वो बेरोज़गारी है, यहाँ पे जॉब नहीं उनको मिल रही, लेकिन आपको एक बंदा चाहिए जी इस जॉब के लिए, जो है आईटी का बंदा चाहिए, आपको फलाम कंट्री से चाहिए, आपको शेफ़ चाहिए, तो इतने शेफ़ नहीं लभदे। सो मेन ये है कि वो कहते हैं होम ऑफिस वाले कि मस्ट सेटिस्फाई कि जी कि आप को ये शख्स जो है वो इनसाइड यूके क्यों नहीं मिल पा रहा। अच्छा, अब सेकंड जो चेंजेस है 1 अप्रैल से जो है वो ये है कि मिनिमम जो रेट है वो £12.82 जो हैं वो पर आवर के हिसाब से देना मस्ट हो गया है। और उसका मतलब ये है कि आपको इंश्योरेंस नंबर के ऊपर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर कंट्रीब्यूशन जो है वो £12.82 का जो है वो मस्ट होगा। और उसमें जो पहले सैलरी का थ्रेश होल्ड जो इस वक्त आ रहा है जी 23,200 जो है वो मस्ट भी जो है वो £25,000 जो है वो सैलरी ऑफ़र करना जो है वो लाजमी हो गया। अब इसमें कौन सी कैटेगरी के लोग आएंगे, कल भी किसी ने सवाल छोड़ा हुआ था वहाँ पे कि जी क्या इसमें डॉक्टर भी शामिल है। बिल्कुल जी, ऐसे हैं, डॉक्टर हैं जी, नर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, प्लस टीचर्स जो हैं, ये जो है ये सारे के सारे उस कैटेगरी में जो है वो आएंगे। और उसमें अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ शायद अभी भी प्लस पॉइंट एक आ रहा है, जो 2 कोड्स हैं एसओसी जिसको कहेंगे 6135 है, ये जो केयर वर्कर का है, और सेकंड है सीनियर केयर वर्कर का जो 6136 है। इस 2 कोड्स के हवाले से अभी तक जो है रूल्स में क्लैरिटी नहीं आई। उसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद ये 2 कोड जो हैं ये इंटरनेशनली भी जो है इनके ऊपर अभी शायद इतनी सख्ती ना की जाए। एंड अब उसमें भी ਉਹਦੇ 'ਚ भी गंद पै गया थे, उसके पे भी पाबंदी लग जाएगी। बहरहाल मेन ये है कि अभी तक अगर आपको कोई कॉज इशू हो चुके हुए हैं, या आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, या आपने एप्लीकेशन अभी फ़ाइल करनी है, या कोई सी भी ऐसी एप्लीकेशन या कॉस्ट जो 9 अप्रैल के बाद इशू होंगे, ये वाला कानून जो है उनके ऊपर लागू होगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, मुझसे मिलना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम। ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है, और मैं जो है अपॉइंटमेंट के बाद जो है बर्मिंघम की भी सर्जरी जो हैं, ये कमिंग जो ईद आ रही है जी 1 अप्रैल, उसके बाद जो है वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ पे भी आप दोस्तों से सर्जरी वहाँ पे भी मुलाकात हुआ करेगी। लेकिन जो एक्चुअल जो हमारा मेन ऑफिस है वो ब्रैडफर्ड है, और मैं फ़ोन एडवाइस के और फेस टू फेस मिलने के भी फ़ीस चार्ज करता हूँ। लेकिन जिस वक्त हम केस ले लेते हैं तो आपकी कंसल्टेशन फ़ीस जो है उसमें माइनस हो जाती है। आपने अपॉइंटमेंट 1 टाइम होती है, आपने एक मरतबा बात की, आप चाहे मुझसे 2 घंटे उस वक्त बात करें, लेकिन जब जो ही फ़ोन कट हो गया उसके बाद आपको 1 घंटे बाद, या आपको वॉशरूम जाते हुए नया सवाल याद आ गया है, तो आपको नई अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ती है। लेकिन जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो माइनस हो जाती है जब मैं केस फाइल करता हूँ। बहुत अफसोस होता है, मैं हर वीडियो में मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि शायद किसी दिन तो किसी शख्स को जो है वो समझ आ जाए कि जब आप एक मरतबा अपॉइंटमेंट बंद हो जाती है, उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपको जो सवाल आता है याद, ओह एक सवाल भुल गया, सो भुल गया है तो मेरा नहीं फॉल्ट। अक्लमंदी का तकाजा ये होता है, जैसे मैंने आज का ये व्लॉग करना था, ये जो लीगल पॉइंट्स थे मैंने ये सारे नोट किए हैं, आप अपने पॉइंट्स को पहले लिख लिया करें। लिखन लगे पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ केड़ी मौत पैंदी है, खुदा दी कसमें। आप लोग बाद में जो है मुझे वो डाउन कर देते हैं कि जी हमने एक छोटा सा सवाल पूछा, वो आप जवाब नहीं दे रहे सारा, मेरी भी इज्जत सारी जाती है तो तुसी भी लोग बाज नहीं आते। एक ही मरतबा एक ही अपॉइंटमेंट में सारी चीज़ें डिस्कस करिया करें, मेरी भी इज्जत बचाया करो, अपनी भी बचाया करो। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, शुक्रिया।